कई साल पहले 27 साल के शांताराम चौहान, जो एक किसान है महाराष्ट्र से, उनको ये पता चला था कि वो HIV पॉजिटिव है, जिसकी वजह से वो डर से सहमे हुए थे क्योंकि एक तो उनको HIV है और सेकेंडली HIV की जो इमेज है इंडिया में वो बहुत ही नेगेटिव है। इस डर के कारण वो बहुत ही डेस्परेट थे और इसीलिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ऐड देखा जिसका उन्होंने रिप्लाई किया। ये ऐड था डॉक्टर सिद्धार्थ जोंडाले का, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और वो ये क्लेम कर रहे थे कि उनके पास HIV का इलाज है। इस ट्रीटमेंट को आजमाने के लिए शांताराम ने अपना ट्रैक्टर भेज दिया था 1.5 लाख रुपए के लिए, स्पेशली क्योंकि डॉक्टर सिद्धार्थ को न्यूज़ कवरेज के अलावा एक अवार्ड भी दिया गया था US से। क्योंकि कई भारतीय इस होम्योपैथी ट्रीटमेंट पर पूरा भरोसा करते हैं, इसीलिए 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान उनके 7 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये था। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें। आयुष मिनिस्ट्री इंडिया की ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की मिनिस्ट्री है, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोथेरेपी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी शामिल है। अब ये सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, पर होम्योपैथी स्पेशली कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इस टाइम के दौरान कई लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए होम्योपैथी पर निर्भर कर रहे हैं। होम्योपैथी की कंट्रोवर्सी उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में है, जिसके उसके सपोर्टर्स दावा करते हैं। जैसे यूके के प्रिंस चार्ल्स 25 मार्च को कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए। उनकी ट्रीटमेंट के कुछ ही दिन बाद इंडिया के आयुष मिनिस्टर ने ये दावा किया कि उनका इलाज होम्योपैथी से किया गया है, पर इस दावे को प्रिंस चार्ल्स के ऑफिस ने नकार दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि होम्योपैथी इफेक्टिव नहीं है, ये तो इस वजह से शायद हुआ था कि हमारे आयुष मिनिस्टर मिस इन्फॉर्म्ड थे। इसकी इफेक्टिवनेस जांचने के लिए तो हमें साइंटिफिक एविडेंस देखना होगा, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। होम्योपैथी के सपोर्टर्स कई बार 4 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इसके फेवर में। पहला तो ये है कि ये एंशिएंट इंडियन साइंस से आया है। दूसरा है कि होम्योपैथी का एक स्पेसिफिक पर्पस है। ये SP सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर के एडवाइजर ने भी कहा था कि मॉडर्न साइंस सीरियस केसेस में यूज की जा सकती है, जबकि होम्योपैथी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए। तीसरा आर्ग्यूमेंट है कि होम्योपैथी हमारी डिफरेंट बॉडी टाइप्स को सूट करती है क्योंकि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करती है। यही आर्ग्यूमेंट डॉक्टर बत्रास के फाउंडर, जो इंडिया की सबसे बड़ी चेन है होम्योपैथिक क्लिनिक्स की, उन्होंने भी यही कहा था। और आखिरी में कि एक होम्योपैथिक ड्रग एक वैक्सीन की तरह ही होता है, बस उसकी डोसेज बस थोड़ी कम होती है। इस वीडियो में हम इन चारों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा के बाद ये 3rd मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है मेडिकल ट्रीटमेंट का। करीब 180 होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं हमारे देश में, 300 से ज़्यादा हॉस्पिटल, 2 लाख के करीब रजिस्टर्ड डॉक्टर्स और 12,000 नए डॉक्टर्स हर वर्ष आते हैं। होम्योपैथी की मार्केट करीब 2,500 करोड़ की है और 10 करोड़ लोग होम्योपैथी पर डिपेंड करते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी के चलते कई लोगों को शायद ये लगेगा कि होम्योपैथी एक इंडिया की साइंस है, पर ऐसा नहीं है। होम्योपैथी की स्थापना करी थी 1796 में सैमुअल हानेमान ने, जो एक जर्मन फिजिशियन थे, और इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया था उनके एक फ्रेंच स्टूडेंट ने, जो 1839 में कलकत्ता आए थे। होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारे इतिहास के दौरान कितने नामी लोगों ने इसके समर्थन में कुछ बोला है। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो और महात्मा गांधी, और इन सभी लोगों ने किसी ना किसी टाइम पर होम्योपैथी की सपोर्ट में बोला है, जो हमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर आता है कि होम्योपैथी है क्या। होम्योपैथी के 2 प्रिंसिपल्स हैं। पहला कि लाइक क्योर्स लाइक, इसका ये मतलब है कि एक चीज़ जो बीमारी की जड़ है वो उसका इलाज भी कर सकती है। इसी वजह से अगर आप खांसी से गुजर रहे हैं, आपको वो दवाई दी जाएगी जो एक दूसरे मनुष्य में वो बीमारी ला सकती है। इसी वजह से होम्योपैथी को वैक्सीन से। और दूसरा लॉ ऑफ मिनिमम डोसेज, जिसका ये मतलब है कि होम्योपैथिक दवाइयों को इतना डाइल्यूट किया जाता है कि ओरिजिनल केमिकल का एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचता होम्योपैथिक ड्रग्स में। होम्योपैथिक ड्रग्स में एक ओरिजिनल सब्सटेंस होता है जो प्लांट बेस, एनिमल बेस या फिर मिनरल बेस हो सकता है। इस सब्सटेंस को फिर पानी या फिर अल्कोहल में मिलाया जाता है और इस मिश्रण को फिर शेक किया जाता है। इस प्रोसेस को कई बार दोहराया जाता है ताकि फिर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ओरिजिनल सब्सटेंस का, वो एवोगाड्रोस नंबर यानी कि 1 मॉलिक्यूल से भी कम हो जाता है। होम्योपैथी में ये माना जाता है कि एक डाइल्यूटेड ड्रग ज़्यादा पावरफुल होता है एक अनडाइल्यूटेड ड्रग से, क्योंकि उनका ये मानना है कि वाटर की एक मेमोरी होती है जिसकी वजह से चाहे ओरिजिनल सब्सटेंस को कितना भी डाइल्यूट किया जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन पानी में रहती ही। पर कई लोगों को ये जानकारी नहीं है कि होम्योपैथिक ड्रग्स के बनाने का प्रोसेस ये है।
जैसे 2009 के एक सर्वे में जर्मनी में ये पाया गया था कि बस 17% लोगों को ही इसके बारे में जानकारी थी। होम्योपैथी में ये माना जाता है कि जो सिम्टम्स हमारी बॉडी दिखाती है एक बीमारी के दौरान, वो एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हमारी बॉडी का एक रिफ्लेक्शन है। जबकि मॉडर्न मेडिसिन में वो पैथोजन सिम्टम कोरिलेशन यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि वो बीमारी उस सिम्टम्स का एक नज़रिया है। वैक्सीन आर्गुमेंट की बात करें तो सबसे पहले डोसेज इतनी कम होती है होम्योपैथिक ड्रग्स में ओरिजिनल सब्सटेंस की कि वो ना के बराबर होती है। पर इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है वैक्सीन और होम्योपैथिक ड्रग्स में। ये समझने के लिए कि वैक्सीन कैसे काम करती हैं, हम चिकन पॉक्स वैक्सीन का उदाहरण ले सकते हैं। चिकन पॉक्स की वैक्सीन में एक वीकेंड वायरस होता है जो एक्चुअली चिकन पॉक्स की जड़ होती है। इस वायरस को एंटीजन कहा जाता है। जब हमें ये वैक्सीन दी जाती है, ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर लेता है, पर क्योंकि ये कमज़ोर होता है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता। इसके अलावा हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना सीख जाती है। इसलिए जब हमें कोई रियल वायरस मिलेगा तब हमारी बॉडी को पता होगा कि कैसी एंटीबॉडीज़ उसको क्रिएट करनी है, इसलिए हम उस वायरस से लड़ पाएंगे। पर होम्योपैथिक ड्रग्स में ऐसा कोई भी वीकेंड माइक्रोब या फिर वायरस नहीं होता है। उनमें बस ओरिजिनल प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड या फिर मिनरल बेस्ड सब्सटेंस ही होता है। इसी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं क्रिएट कर सकती। होम्योपैथी की इफेक्टिव जांचने के लिए कई रिसर्च स्टडीज की गई हैं और उनका सभी का ये दावा है कि उसकी इफेक्टिवनेस एक प्लेसिबो की तरह है। अब प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो एक ऐसी मेडिसिन है जिसका हमारी बॉडी पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, पर मेंटली वो हमें ये कहता है कि हमें ट्रीटमेंट मिल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि एक बच्चा गिर जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसको अटेंशन नहीं मिल रहा अपने पेरेंट्स से। इसी वजह से उसके पेरेंट्स एक मेडिसिन के नाम पर उसको चॉकलेट दे देते हैं और फिर वो बच्चा रोना बंद कर देता है क्योंकि उसको ये लगता है कि उसको एक मेडिसिन दी जा रही है। इसको एक प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। और कई रिसर्च स्टडीज़ ने यही दिखाया है कि होम्योपैथी में भी ऐसा ही प्लेसिबो इफेक्ट होता है। कुछ रिसर्चर्स ने कनाडा में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर एक स्टडी करी थी जहाँ कुछ स्टूडेंट्स को वैक्सीन, कुछ को होम्योपैथिक ड्रग्स और कुछ को प्लेसिबो मेडिसिन दी गई थी। और उन्होंने ये देखा कि वैक्सीन से तो एंटीबॉडीज़ की डेवलपमेंट हुई थी, पर होम्योपैथी और प्लेसिबो से ऐसा नहीं हुआ था। टॉप ऑस्ट्रेलियन मेडिकल रिसर्च बॉडी ने करीब 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स रिव्यू करे और ये देखा कि कोई भी रिलायबल एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि होम्योपैथी इफेक्टिव है। एक रिपोर्ट जो यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर उधर के पार्लियामेंट में प्रेजेंट करी गई थी, उसका भी यही कंक्लूजन था। यूके और स्पेन तो उसको बैन करने का भी सोच रहे हैं। अगला प्रश्न फिर यह है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स खुद की इफेक्टिवनेस कैसे टेस्ट करते हैं। इसके लिए वो एक बिफोर और आफ्टर टेस्ट को कंपेयर करते हैं, जिसके लिए हम HIV/AIDS का उदाहरण ले सकते हैं। बिफोर टेस्ट में वो पेशेंट को टेस्ट करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि वो HIV पॉजिटिव है। उसके बाद वो कुछ उनको दवाइयाँ देते हैं और आफ्टर टेस्ट के लिए वो एक P24 टेस्ट करते हैं। P24 एक ऐसा एंटीजन है जो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है अर्ली स्टेज में, पर ये खुद ब खुद कम होता रहता है जैसे HIV ज़्यादा मैच्योर होता है। पर क्योंकि वो ऐसे एंटीजन का टेस्ट कर रहे हैं, वो पेशेंट को ये बता सकते हैं कि HIV इससे ट्रीट हो रहा है। अब कई लोग ये बोल सकते हैं कि रिसर्च पेपर्स के बारे में तो उनको नहीं पता, पर होम्योपैथी से उनको खुद को ज़रूर फ़ायदा हुआ है। ऐसा कैसे मुमकिन है? अब इसके पीछे एक स्टैटिस्टिकल रीज़न है, जिसको रिग्रेशन टू द मीन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हर डिजीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है। सारी नॉन सीरियस डिजीज़ कुछ दिनों बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसलिए क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन में एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, हमें ये लगता है कि वो होम्योपैथी की वजह से सॉल्व हुई है डिजीज़, पर एक्चुअली वो खुद ब खुद सॉल्व हुई है। क्योंकि होम्योपैथी एक प्लेसिबो इफेक्ट पर निर्भर करती है, वो पेन मैनेजमेंट जैसी चीज़ों में हमें हेल्प कर सकती है, क्योंकि उससे मेंटली हमें ये लग सकता है कि हमारा पेन कम हुआ है, पर जो ओरिजिनल डिजीज़ है उसको वो नहीं हटा सकती। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक सीरियस डिजीज़ के लिए होम्योपैथी को आजमाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। होम्योपैथिक ड्रग्स की वजह से नहीं, बल्कि जो हम टाइम लूज़ कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान। जैसे इटली में एक 7 साल की लड़की की मृत्यु हो गई थी एन्सेफेलाइटिस की वजह से, क्योंकि 2 हफ्ते से उसके पेरेंट्स उसको होम्योपैथी की ट्रीटमेंट दे रहे थे और जब उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाना चाहा तब तक वो एक सेमी अनकॉन्शियस स्टेट में चले गया था। इतने साइंटिफिक एविडेंस के बावजूद होम्योपैथी अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फ्रांस में करीब 60% लोग उस पर निर्भर हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि होम्योपैथी की ग्रोथ और भी बढ़ेगी फ्यूचर में। इसका मतलब ये है कि लोग धीरे धीरे मॉडर्न मेडिसिन से दूर जा रहे हैं। ऐसा हम US में भी देख सकते हैं, जहाँ एक बड़ी एंटी वैक्सीन मूवमेंट पॉपुलर हो रही है। तो फिर प्रश्न ये है कि साइंटिफिक एविडेंस के बावजूद इतने सारे लोग होम्योपैथी और एंटी वैक्सीन मूवमेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं?
इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस ज़्यादा हो रही हैं, जैसे स्मोकिंग से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड या फिर वेट से रिलेटेड। इन सारी चीज़ों में प्लेसिबो इफेक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोलेरा या फिर टीबी जैसी डिजीज़ में। और दूसरा कारण है कि लोगों का भरोसा एक्सपर्ट्स पर से उठ रहा है, और ये हम साइंस में ही नहीं बल्कि सारे फील्ड्स में देख सकते हैं। और ये वेरिएशन हम डिफरेंट कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं। जैसे करीब 59% वेस्टर्न यूरोपियंस ये मानते हैं कि वैक्सीन्स काम करती हैं, पर ये नंबर 85% है नॉर्थ अफ्रीका में, जहाँ के लोग वेस्टर्न यूरोप से कई ज़्यादा गरीब हैं। इस वेरिएशन के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि गरीब देशों जैसे बांग्लादेश और रवांडा के लोगों को पता है कि इन वैक्सीन से लाखों बच्चों की जान बची है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कई सालों पहले देखी गई थी, इसलिए वो उसकी इफेक्टिवनेस को भूल गए। ऐसा ही शायद अर्बन इंडिया में भी हो सकता है कि वो भूल गए कि वैक्सीन की एक्चुअल इफेक्टिवनेस कैसी है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इंडिया में कई लोगों के पास एक्सेस नहीं है क्वालिटी मेडिकल केयर के लिए। इंडिया में 0.55 हॉस्पिटल बेड्स हैं हर 1000 लोगों के लिए, बल्कि WHO कहता है कि ये नंबर एक्चुअली 5 होना चाहिए। अब उस देश में जहाँ 100 बच्चों की मौत हो जाती है एक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, वो लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे मॉडर्न साइंस में। एक प्रश्न जो आपके मन में शायद आया होगा वह है कि लोग इस लाइन में आना ही क्यों चाहते हैं। एक कारण तो हो सकता है कि डॉक्टर्स पैसा कमाना चाहते हैं, पर इसके अलावा एक और ज़रूरी कारण है। अमर जैसानी जो एक बोर्ड मेंबर है इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स के, वो ये कहते हैं कि होम्योपैथी कई लोगों को एक बैकडोर एंट्री दे देती है मेडिसिन में घुसने के लिए। एक डॉक्टर बनना, चाहे वो होम्योपैथी का ही हो, एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल होता है कई लोगों के लिए, इसीलिए वो इस लाइन में आना चाहते हैं। पर कई लोग बहुत अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं इस चीज़ के लिए, मॉडर्न ड्रग्स प्रिस्क्राइब करके, इसके बावजूद कि ये अलाउड नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना था जब एक पेशेंट की मृत्यु हो गई थी, जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक दी थी एक पेशेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहुत क्लियर कर दिया था कि क्रॉस प्रैक्टिसिंग अलाउड नहीं होगी। पर नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से 90% डॉक्टर्स जिनको एक्चुअल डॉक्टर की डिग्री नहीं मिली है, वो फिर भी मॉडर्न मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जरूर दी है होम्योपैथी यूज करने के लिए कोविड-19 के खिलाफ। पीएम मोदी भी इस चीज़ को इंकरेज करते हुए दिखे, कई स्टेट्स भी इसको इंकरेज कर रही हैं। पर अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसी पर नज़र डालोगे तो वो पूरी तरह मॉडर्न साइंस पर निर्भर है। कितने टाइम तक क्वारंटीन होना चाहिए, लॉकडाउन कैसा होगा, टेस्टिंग किट्स कैसी होंगी, ये सारी मेडिकल रिसर्चर्स और एपिडेमोलॉजिस्ट की रिसर्च से आया है, जो हमें ये बताता है कि बुरे वक्त पर इन दोनों चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा काम आती है। अब शांताराम और डॉक्टर जोंदाले की कहानी पर वापस जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि शांताराम का इलाज हुआ था होम्योपैथिक ड्रग से या नहीं। हमें ये ज़रूर पता है कि 2007 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर ज़रूर पास किया था 3 डॉक्टर्स के खिलाफ, जिसमें डॉक्टर जोंदाले इंक्लूडेड थे, क्योंकि वो ये दावा कर रहे थे कि वो HIV एड्स को क्योर कर सकते हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से HIV एड्स का कोई भी क्योर नहीं है, उसको बस ट्रीट किया जा सकता है ताकि पेशेंट की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी हो सके। और जो डॉक्टर जोंदाले को अवार्ड मिला था US से, अगर आप एक सिंपल गूगल रिसर्च करोगे तो आपको कोई एविडेंस नहीं मिलेगा सिवाय 1-2 आर्टिकल्स के। उस अवार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में भी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब ये चीज़ हमें होम्योपैथी के बारे में इतनी जानकारी नहीं देती जितनी वो जानकारी देती है उन लोगों के बारे में जो होम्योपैथी को एक प्रोफेशन के तौर पर यूज़ करते हैं।